हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के सेकंड लेसन के फिफ्थ टॉपिक हमारे बदलता हुआ देहात। बदलता हुआ देहात में सबसे पहले आता है जनता में राजा के प्रति जो छवि थी वो किस प्रकार थी, यानी जनता के लोगों में जो राजा के प्रति जो छवि थी वो किस प्रकार थी, इसके बारे में हम देखेंगे। हमें जातक कथा और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों से राजा और प्रजा के मध्य संबंधों की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है हमें? तो जातक कथाओं और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों द्वारा, पंचतंत्र जैसे ग्रंथ है उनके द्वारा प्रजा और राजा के मध्य जो संबंध है उनकी जानकारी मिलती है। जातक कथाएं पहली बार सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। जो जातक कथाएं थी वो कब लिखी गई थी? तो पहली बार कब लिखी गई थी? तो सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि राजा और प्रजा के मध्य, राजा और प्रजा कौन सी? जो ग्रामीण प्रजा थे उनके मध्य, जिसमें किसान, अधिकतर किसान आते थे, कृषक वर्ग के मध्य संबंध तनावपूर्ण रहते थे। यानी जो संबंध थे राजा और प्रजा के मध्य वो तनावपूर्ण थे। अब इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कर की मांग। अब इसके पश्चात यानी जो कर की मांग थी उसको लेकर ये जो कृषक थे वो राजा से परेशान थे। उन दोनों का संबंध क्या है? तनावपूर्ण रहता था और कृषक बार बार मांग उठाते थे, राजा उनकी सुनवाई नहीं करता था। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया चलती थी। इसी के साथ एक ग्रंथ, एक जातक कथा का नाम है जिसका नाम है गंध तिंदु। उसमें एक कहानी लिखी हुई है कि किस प्रकार कुटिल राजा जो है वो प्रजा को दुखी करता है। तो उसमें वो जो राजा था वो गांव में भेष बदल कर गया और उसने देखा कि राजा के प्रति उन लोगों का व्यवहार कैसा है। तो उसने सुना कि वहां के लोग जो है वो राजा की बुराई करते थे, क्योंकि उनकी समस्या ये थी कि जो रात को जो लुटेरे आते थे, डकैत, वो उन पर हमला करके वो भी रात को पूरा ले जाते थे सामान, और सुबह में यानी उस दिन में जो राजा था वो कर मांगता था। उसी के कारण वो लोग बहुत ही परेशान थे और अपने अपने गांव छोड़कर कहां पे चले जाते थे? जंगलों में, ताकि वहां पे न डकैत हो, न राजा का कर देना पड़े। और उनका एकमात्र माध्यम था वहां पर जंगल जाना। इसी के साथ ये जनता में राजा की छवि के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेकंड आता है उपज बढ़ाने का तरीका। अब हम देखें तो इन्होंने जैसे कि कर मांग, अब सब लोग तो जंगल में जा नहीं सकते, इसलिए कुछ जो किसान थे उन्होंने क्या किया? उपज बढ़ाने की कोशिश की। उपज बढ़ाने से क्या होगा कि उनकी उपज बढ़ेगी तो कर भी दे सकेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकेंगे। तो इसलिए उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से अपना, इनके बारे में हम देख लेते हैं। 5.2 उपज बढ़ाने के तरीके। किसानों द्वारा उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके अपनाए गए? हल का प्रचलन उपज बढ़ाने का एक तरीका था जो गंगा एवं कावेरी की घाटियों के उर्वर कचारी क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही प्रचलित था। जो हल प्रचलन था, हल प्रचलन जो था वो क्या था? उपज बढ़ाने का तरीका, एक तरह का तरीका था जिससे उपज बढ़ाई जा सके। इसके पश्चात ये सर्वप्रथम कहां पे? तो गंगा और कावेरी के घाटियों में उर्वर कछारी भागों में, उर्वर कछारी क्षेत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यह इनका उपयोग किया। गंगा व कावेरी, गंगा व कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में। और कब किया गया था प्रथम उपयोग? 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी से ही इनका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था। यानी भारी वर्षा वाले क्षेत्र जो होते थे, भारी वर्षा, ये सभी उपज बढ़ाने के तरीके हैं। अब जो हल प्रचलन था उसके बारे में, हल प्रचलन से क्या होता था? उपज जो होती थी वो बढ़ती थी। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में लोहे के फालों वाले हलों का प्रयोग किया जाता था,
जाता था। इसके पश्चात हम देखें तो उर्वर भूमि की जुताई और उसके द्वारा ही उर्वर भूमि की जुताई होने लगी। वही गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज में वृद्धि हो गई। जैसे कि गंगा की जो मैदानी क्षेत्र है उसमें क्या है, पानी की अधिकता, और जहां पे पानी की अधिकता होती है वहां पर धान रोपण बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो वहां पे जो रोपाई का कारण था, एक रोपाई भी एक तरह का, जैसे कि उसको क्या करते थे, पहले उसको बीज डाल देते थे, फिर वो जब उग जाते थे उनको वापस निकाल लेते थे, और वापस जब समय आ जाता था तो उस समय उनकी धान की रोपाई कर देते। ये प्रक्रिया हर गांव में हम देखते हैं कि खेतों में की जाती है। तो उसी प्रकार उस समय भी ये सब कार्य किए जाते थे। तो हम लिखेंगे गंगा की घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज में वृद्धि हुई। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ। यानी जब वो ग्रंथ पढ़े गए, जो पंचतंत्र थे, ये सभी ग्रंथ पढ़े गए, जातक कथाएं थे, उनके माध्यम से ये सभी पता चला, और इन सभी को पढ़कर जो राजस्थान और पंजाब के अर्ध शुष्क भाग हैं उनमें लोहे के फाल वाले जो ये क्या बोलते हैं हल होते हैं, उनका प्रयोग होने लगा। लोहे के फाल वाले अभी वर्तमान में जो चलते हैं वो इस प्रकार कुछ हल आते हैं, या इस प्रकार कुछ हल आते हैं जिनके द्वारा खुदाई की जाती है। तो ये जो लोहे के फाल वाले हल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना अगली विशेषता या फिर कारण। पंजाब व राजस्थान के कुछ अर्धशुष्क क्षेत्रों में किनका प्रयोग किया गया, लोहे से चलने वाले लोहे के फालों वाले हल का प्रयोग किया गया। कब किया गया था? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग। इसके पश्चात और क्या क्या विशेषताएं थी, यानी उपज को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था? तो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया। कहा के लोगों ने? पूर्वोत्तर व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने, पर्वतीय क्षेत्र के किसान जो थे, किसानों ने किनका प्रयोग किया? उपज बढ़ाने के लिए कुदाल, हम वर्तमान में उसको बोलते हैं कुदाली या फिर कुदाल का प्रयोग किया। वर्तमान में हर जगह हम देखें तो इसका हल का प्रयोग भी हर खेत में किया जाता है और कुदाली का प्रयोग भी लगभग किया जाता है, क्योंकि इनसे जो होती है उपज बढ़ जाती है। पहले क्या होता था, प्राचीन काल में डायरेक्ट बीज बो देते थे, जितना उपज होती है उसको खा लेते, लेकिन उसके बाद उपज बढ़ाने के तरीकों में ये सभी तरीके सम्मिलित किए गए। इसके बाद इन क्षेत्रों में ये जो कुदाली थी इन क्षेत्रों में उपयोगी साबित हुई। जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें ये कुदाली जो थी वो उपयोगी साबित हुई। कुओं, तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई करना उपज बढ़ाने का एक अन्य तरीका था। पहला तरीका हल का प्रचलन हो गया। कुएं, तालाबों व जलाशयों या नहरों द्वारा सिंचाई करना उपज बढ़ाने का अन्य तरीका था। पहला तरीका हो गया था हल का प्रचलन, इसके पश्चात है ये सिंचाई करना, कृत्रिम सिंचाई यानी मानव द्वारा की जाने वाली सिंचाई। क्योंकि इससे पहले तो लोग क्या करते थे, जो मानसूनी वर्षा होती थी उस पर ही निर्भर रहते थे, परंतु अभी इसके पश्चात लोगों ने क्या किया, कुओं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उपज जब कभी वर्षा ना आए तो
जो फसलें बोई वो नष्ट न हो। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदाय ने संयुक्त रूप से सिंचाई के साधन निर्मित किए। जो कृषक थे, कृषकों ने संयुक्त सिंचाई के साधन निर्मित किए, जिसके कारण उनकी उपज बढ़ गई। प्राय राजा या प्रभावशाली लोग व्यक्तिगत तौर पर इन सिंचाई साधनों का निर्मित करते थे, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने अभिलेखों में करवाया। यानी राजा के लोग थे या फिर उनके जो प्रभावशाली लोग थे वो इन सिंचाई साधनों का निर्माण करवाते थे और इनका अपने अभिलेखों में उल्लेख करवाया गया है। जैसे कि पंचतंत्र जैसे जो है उनमें उल्लेख करवाया है। राजा के प्रभावशाली, सॉरी ये जो है कृषक नहीं है यहाँ पे, राजा द्वारा संयुक्त सिंचाई के साधन निर्मित किए गए और राजा के प्रभावशाली लोगों द्वारा इनका उल्लेख जो था, उल्लेख करवाया गया। किसमें? अभिलेखों में इनमें उल्लेख करवाया गया, ग्रंथों में इनमें इन लोगों द्वारा ही उल्लेख करवाया गया। क्योंकि राजा अपना स्थापित करना, जैसे कि ताकत स्थापित करने के लिए इन सभी का ग्रंथों में अपना नाम ऊंचे शब्दों में लिखवाता था। इसके बाद थर्ड आता है 5.3 ग्रामीण समाज की विभिन्नता। अब ये तो हो गया कि किस प्रकार जनता में राजा की छवि थी और उन्होंने किस प्रकार ये उपज बढ़ाने के तरीके, क्योंकि कृषि उस समय बहुत ही बड़ा आधार थी, किसी राज्य के लिए बहुत ही बड़ा आधार थी, तो इसलिए कृषि का ही ज्यादा विस्तार से किया जाता है। क्योंकि जो क्षत्रिय वर्ग था उससे कर नहीं वसूला जाता था, क्योंकि वह युद्ध में जाते थे और उनसे कोई कर नहीं रहता था। लेकिन जो शिल्पकार होते, कृषक होते, उनके पास कर लिया जाता था। इसके बाद 5.3 आता है ग्रामीण समाज की विभिन्नताएं। ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी, तो इसमें है खेती की नई तकनीकों से उपज में व्यापक वृद्धि हुई, लेकिन खेती से प्राप्त लाभ समान न होने के कारण इससे जुड़े हुए लोग भेद बढ़ने लगे। यानी जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने अपने उपज के तरीके बढ़ा दिए, जैसे कि हल लगा दिया, सिंचाई के लिए नहर स्थापित कर ली उसने स्वयं के लिए, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो उसी दौर से गुजर रहे थे, जो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा हो रही उससे कृषि कर रहे थे और बिना हल के कृषि कर रहे थे, वो लोग जो थे उनमें उनके कर में वृद्धि हो गई और उसके कारण उनका नुकसान होने लगा, जिससे मतभेद बढ़ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे खेती की नई तकनीकों में व्यापक वृद्धि हुई। क्या हुई? व्यापक वृद्धि हुई, परंतु लेकिन इससे क्या हो गया? खेती से प्राप्त लाभ समान न होने के कारण, खेती से प्राप्त लाभ समान न होने के कारण क्या हो गया? मतभेद बढ़ने लगा। जो लोगों में मतभेद था वो बढ़ने लगा। इसके पश्चात क्या क्या विभिन्नता आई? तो भूमिहर, खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों तथा बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख कहानियों में मिलता है। यानी जो भूमिहर थे, भूमिहीन लोग थे, खेतीहर, कृषि श्रमिक थे, छोटे किसान थे और बड़े बड़े जमींदार थे, उन सभी का उल्लेख किस में मिलता है? हमें कहानियों या फिर बौद्ध कथाओं में मिलता है। भूमिहीन, खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान व बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनका उल्लेख कहां पे मिलता है?
बौद्ध कथाओं में मिलता है। किन में मिलता है? बौद्ध कथाओं में मिलता है, इनका उल्लेख किया गया है। जो बौद्ध ग्रंथ है या फिर बौद्ध कहानियां, उनमें इनका उल्लेख मिलता है। छोटे किसानों एवं जमींदारों हेतु पाली भाषा में गौपति, जो छोटे किसान व जमींदार हेतु पाली भाषा में इन्हें क्या कहा गया? गहपति। गहपति इन्हें किस भाषा में कहा गया? पाली भाषा में कहा गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रंथ थे ज्यादातर वो पाली भाषा में ही थे, इसलिए उनको पाली भाषा में ही संबोधित किया गया। प्राय शक्तिशाली माने जाने वाले बड़े बड़े जमींदार ग्राम प्रधान किसानों पर नियंत्रण रखते थे। शक्तिशाली जमींदार किसानों पर नियंत्रण रखते थे। शक्तिशाली जो जमींदार थे वो क्या करते थे? इन किसानों पर नियंत्रण रखते थे, जिसके कारण किसान भी तनाव में आ जाते थे और इनके द्वारा ही कुछ सामंत थे, जो राजा के सामंत थे, वही कर वसूलते थे। इसके पश्चात हम देखें तो जो बड़े ग्राम प्रधान के किसान जो थे वो किसानों से क्या करते थे? नियंत्रण रखते थे, और ग्राम प्रधान का पद आमतौर पर वंशानुगत होता था। ये शक्तिशाली जमींदार भी हो सकता है, इसमें ग्राम प्रधान भी हम कह सकते हैं। वह ग्राम प्रधान व शक्तिशाली जमींदार, और ये ग्राम प्रधान का जो पद था हम देखते हैं वर्तमान में भी, तो कई सरपंच होते हैं उसमें भी वंशानुगत चलता है। जैसे कि वोट के माध्यम से जीतते हैं, पर ज्यादातर वंशानुगत उसी घर से निकलते हैं। इसी प्रकार उस समय भी ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत चलता था। इसके पश्चात और क्या भिन्नता थी? तो आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी वेल्लार यानी बड़े जमींदार, उल्लर, हलवाहा और अणिमई यानी दास जैसे गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का नाम उल्लेखित है। तो तमिल संगम साहित्य में किन किन का नाम उल्लेखित है? तो पहले हैं बड़े बड़े जमींदार, तो उनको क्या कहा गया? वेल्लार। इधर लिख देते हैं, वेल्लालर। तो क्वेश्चन में लिखेंगे बड़े बड़े जमींदार। इसके पश्चात जो हलावा होते थे, हल वाले लोग, उनको क्या कहा गया था? उल्लर, हलावा। इसके बाद थर्ड है अणिमई। अणिमई किसको कहा गया था? दास। जो दास होते थे राजा के, उनको क्या कहा गया था? अणिमई। किनमें कहा गया था? ये तमिल संगम साहित्य में इन सभी को इन उपनामों से पहचाना जाता था। इन सभी वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। संभवतः भूमि के स्वामित्व, श्रम तथा नई प्रौद्योगिकी का उपयोग पर वर्गों की यह भिन्नता आधारित होती थी। यानी भूमि के स्वामित्व और श्रम, जो भूमि का स्वामित्व करता था, श्रम करता था और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करता था, उसी आधार पर इन सभी का उल्लेख किया गया था। किन के आधार पर? स्वामित्व, श्रम व तीसरा है नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, जो करता था उसके आधार पर इन वर्गों को का प्रयोग, इनके माध्यम से ही इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया था। प्राय विधि ग्रंथों में इनकी चर्चा की जाती है। किन में चर्चा की जाती है? इनकी चर्चा विधि ग्रंथों में। किन में की जाती है? विधि ग्रंथों में की जाती है। इनकी चर्चा किसमें? वृद्धि ग्रंथ जो थे, उस समय के जो वृद्धि ग्रंथ थे, उनमें इनकी चर्चा की जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा, भूमिदान एवं नए सम्राट ग्रामीण। यानी भूमिदान किस प्रकार का था, ग्रामीण उस प्रकार के उस समय किस प्रकार के थे, उनके बारे में हम देखते हैं। 5.3 है भूमिदान एवं नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान व नए सम्राट ग्रामीण
भूमिदान क्यों किया जाता, भूमिदान क्यों किया जाता था, इसके बारे में हम देखेंगे। प्राचीन भारत के अनेक अभिलेखों में भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं जो प्राय राजाओं एवं जमींदारों द्वारा ब्राह्मणों एवं धार्मिक संस्थानों में दिए जाते थे। यानी ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में राजाओं व जमींदारों द्वारा दिए गए ब्राह्मणों व किसको, धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में दिए गए भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो उससे पता चलता है कि जो राजा एवं बड़े बड़े जमींदार थे वो इनको क्या करते थे, भूमिदान देते थे, जो प्राय राजा एवं जमींदारों द्वारा ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को दिए जाते थे। अधिकतर ग्रंथ जो थे वो संस्कृत में थे एवं कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषा में थे। हम लिखेंगे अधिकतर ग्रंथ संस्कृत में थे व कुछ तमिल व तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में भी ये ग्रंथ मिलते हैं। भाषा के थे ये जो ग्रंथ है वो कुछ स्थानीय भाषा के भी थे, जैसे कि हमने देखा था कि तमिल जो साहित्य था उसमें लोगों को अलग अलग नाम दिए गए थे। बड़े जमींदारों को वेल्लाला, उल्लर और अणिमय, जिसको दास कहा जाता था, इन सभी के नाम किसमें दिए, तमिल साहित्य में दिए गए थे। ये सभी क्या थे, स्थानीय भाषाएं थी। इसके पश्चात आता है कि आरंभिक भारत में सर्वाधिक प्रतापी शासकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री प्रभाविता गुप्त का विवाह दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण शासक के वंश वाकाटक से हुआ था। जो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल कितने से कितने चला था, ये गुप्त वंश का शासक था, जिसका एक शक्तिशाली शासक 375 से 415 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इसकी पुत्री जो थी, इसकी पुत्री प्रभाविता गुप्त जो थी उसका विवाह दक्कन पठार के एक शासक वंश में हुआ था। शासक वंश का नाम क्या था, वाकाटक। ये एक शासक वंश था और इसमें इसका विवाह किया गया था। और इससे इस अभिलेखों से ज्ञात भी होता है कि वहां पर जो भूमि की स्वामी थी वो प्रभाविता गुप्त थी। गुप्ता नहीं, गुप्त, जो गुप्त वंश की एक रानी थी। और उसने दान भी किया था, यानी उसने भूमिदान किया था, उसके बारे में भी दिया गया था। इससे हम लिखेंगे प्रभावती गुप्त जो थी उसके नाम पर जमीन थी, या फिर वह गुप्त भूमि की स्वामी थी। और उसके द्वारा भूमिदान भी किया गया था। इसके द्वारा भूमिदान भी किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, भूमिदान भी किया गया था। हालांकि संस्कृत जो धर्मशास्त्र उनके अनुसार महिलाओं को भूमि संपत्ति का अधिकार नहीं था। यानी जो संस्कृत ग्रंथ थे, संस्कृत ग्रंथ के अनुसार महिलाओं को
भूमि संपत्ति का अधिकार नहीं था, भूमि संपत्ति का अधिकार नहीं था। तो उस हिसाब से माना जाए तो उनका भूमि पर संपत्ति का अधिकार नहीं था, परंतु जो प्रभावती थी, उस प्रभावती गुप्त थी, उसने भूमि दान भी किया था, यानी उसको भी भूमि का स्वामी उस भूमि का स्वामी माना गया था। और कई जो इतिहासकार है उनका मानना है कि प्रभावती जो थी वो रानी थी, उसके इसलिए उसके नाम पर एक उदाहरण है और वो एक अपवाद के रूप में सामने आई। हर स्थान पर धर्म ग्रंथों के, और इसका एक और कारण हो सकता है कि प्रत्येक स्थान पर धर्म शास्त्रों या फिर ग्रंथों को समान रूप से लागू नहीं किया गया हो, रूप से लागू नहीं किया हो, समान रूप से लागू नहीं किया हो। यानी ऐसा भी हो सकता है कि समान रूप से लागू नहीं है, कहीं पर भूमि की संपत्ति का अधिकार नहीं है, कहीं पर है, इसके द्वारा ही प्रभावती गुप्त ने यह भूमिदान किया। और इसके दो कारण इस इतिहासकारों ने बता दिए। अभिलेख में ग्रामीण प्रजा की जानकारी भी मिलती है, जो गांव के नए प्रधान के आज्ञाओं का अनुसरण करती थी। जो ग्रामीण प्रजा थी वो क्या करती थी? ग्रामीण प्रजा ग्राम के नए प्रधान जो थे उनकी आज्ञाओं का अनुसरण करते थे, आज्ञाओं का अनुसरण करती थी। कौन करती थी? ग्रामीण प्रजा। इसके पश्चात और संभवतः उनके अपने भुगतान भी करती थी, उसे ही देती थी, यानी संभवतः जो भुगतान यानी जो कर वर वसूला जाता था वो भी उन्हें ही देती थी, भुगतान भी, और वो ले जाके राजा को दे देती थी। इसके पश्चात आता है भूमि दान लेकर इतिहासकारों के मध्य जो मतभेद हुए थे कि ये किस कारण दिया, किस उद्देश्य से दिया जाता था, इनके बारे में कि कोई राजा किस उद्देश्य से भूमि दान कर रहा, उनके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद था कि सभी इतिहासकार अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इतिहासकारों में मतभेद किसको लेकर हुआ था? तो भूमिदान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हुआ। तो उनका कहना था कि नए क्षेत्रों में जो भूमिदान, कुछ इतिहासकार शासकों द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए भी भूमिदान किया जाता था, जबकि कुछ इसे दुर्बल एवं राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मानते थे। यानी कुछ इतिहासकार इसे राजा द्वारा प्रजा को नए क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहित करने का माध्यम मानते थे। यानी जो इतिहासकार थे वो क्या करते थे? इनको भूमिदान कृषकों को करते थे, यानी दूर कहीं कर देते होंगे और वहां पर बस्ती विकसित करना चाहते होंगे, इसके कारण वहां पर भूमिदान करते होंगे। और कुछ जो थे उनका मानना था कि, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि राजनीतिक प्रभुत्व के संकेत मानते थे, यानी दुर्बल राजनीतिक प्रभुत्व कैसे होता था? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रभुत्व का संकेत अभी किस प्रकार होता था? तो जब ये राजा जो होता था उससे जो समर्थक थे उसके खुश नहीं रहते थे, और वो उन समर्थकों को एकत्रित करने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए क्या करता था? उन सभी सामंतों और लोगों को क्या करता था? भूमि दे देता था। जिसे भी माना जाता है समर्थकों को एकत्रित करने हेतु
भूमिदान करता था। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उसके समर्थक जो तो वो उसकी तरफ उसकी तारीफें करे और उसकी तरफ एकत्र हो जाए। जब ये राजनीति जो होती थी वो दुर्बल हो जाती थी। इसके पश्चात आता है भूमिदान के प्रचलन से राज्य एवं कृषकों संबंधों की झांकी देखने को मिलती है, लेकिन पशुपालक, श्रृंगार और शिकारी, मछुआरों, शिल्पकार, जगह जगह खेती करने वाले जो व्यक्ति थे यानी लोग थे, जैसे कि घुमक्कड़, कृषि करने वाले लोगों पर सामंतों का नियंत्रण नहीं था, क्योंकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य निरंतर घूमते घूमते ही कृषि करते रहते थे। नियंत्रण नहीं था और ये जो लोग होते थे वो अपने जीवन के आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे। ये अपने जीवन के आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे, नहीं रखते थे। जो ये लोग थे, ये ग्रामीण सम्राट जीवन था इन लोगों का। जो कृषक थे उनके बारे में भी ये दिया गया है कि ये जो लोग थे ये घुमक्कड़ थे और ये घूमते घूमते एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि करने जाते थे, जिसका सामंतों पर कोई नियंत्रण सामंतों का उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। और ये जो थे अपने जीवन के आदान प्रदान का कोई विवरण नहीं रखते थे, जो मिला खाया पिया और सो गए और दूसरी जगह पर जाकर कृषि करना प्रारंभ कर दिया। इनका यही महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये बस आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारा बदलता हुआ देहात। इसके पश्चात हम कल चर्चा करेंगे छठे टॉपिक नगर एवं व्यापार के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है, इसलिए इसको आप अगली क्लास में जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।